गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11th का चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे। अपन ने शुरू कर दिया था, जिसको आगे का अपन पढ़ेंगे। ज्वालामुखीयता, पटल विरूपणी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाहरी ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई की ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेयशैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता की बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। अपन पहले पढ़ चुके हैं ज्वालामुखी, जिसके मुख से ज्वाला निकले, और ये कह रहा है कि पिघली हुई शैलें, उसके अंदर अपन देखा था कि लावा निर्मित शैलें आग्नेय शैलें होती हैं, है ना। तो उसके बारे में अपन ने देखा है। ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्द में भेद बताइए हैं। ये शब्द आपको देखना है कि ज्वालामुखीता, जिसके मुख से ज्वाला निकले और उसके अंदर पिघली हुई शैलें लावा, ये अपन ने देखा है ना। भूतल की संचलन और आंतरिक दशा और बाहरी ज्वालामुखी स्वरूप का निर्माण इसके अंदर आता है। किसके अंदर? ज्वालामुखीता के अंदर ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण और उसकी आंतरिक और बाहरी ज्वालामुखी स्वरूप का जो होता है उसको हम ज्वालामुखीता कहते हैं, है ना। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित प्रक्रियाओं या शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। तो जो अपन ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, दो प्रकार की प्रक्रिया होती और लंबी प्रक्रिया होती है ये। तो ये दो प्रकार की से कार्य करता है। अंतर्जनित और बहिर्जनित दो प्रकार की जो बल होते हैं वो कार्य करते हैं, है ना। तो अंतर्जनित बल होते हैं वो क्या होते हैं? भूकंप ज्वालामुखी। और बहिर्जनित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लंबी समय तक, लाखों वर्षों के बाद उस पर क्रिया करती है, जैसे वर्षा है, हवा है ना। ये तो इसलिए कह रहा है बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों की नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। क्या आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनित बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाली धरातल पर कार्यरत रहता है। जहाँ पर ढाल होता है वहाँ पर अपन चलते हैं तो अपन गिरते क्यों नहीं? क्योंकि अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो घर्षण के द्वारा अपन को पकड़े रखता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। अंडरलाइन करें इसको, प्रतिबल किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को हम प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का या एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इसके विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थ के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल विलयकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल सेलों यानी चट्टानों एवं धरातल के पदार्थ को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थ को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थ की पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, वृहद क्षरण, संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं। तापमान और वर्षान का सीधा, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी, इसलिए कह रहे हैं जलवायु के तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं को
एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन यानी अनाच्छादन के अंदर अपक्ष और अप्रदल दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय वृहद क्षरण, संचलन, अप्रदन, परिवहन आदि सभी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह अनाच्छादन प्रक्रिया तथा उसमें संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं। अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर ये भिन्न भिन्न धरातलीय प्रदेश क्यों होते हैं, उसके मुख्य कारण है तापीय प्रवणता, जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं, भूजनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणामुखी ढालों पर एवं पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्त आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वर्षा वाष्पीकरण में संबंध, तापमान की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं की कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल घटक, खनिजों की कठोरता, कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रक्रिया के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया की प्रति प्रतिशोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिशोध रोही हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं की प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिशोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतः वे भिन्न दरों पर कार्य करती हैं तथा स्थलाकृतिक में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य हो जा सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विविधता यद्यपि मूल रूप से भूपृष्ठ की उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों की प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृतिक प्रक्रियाएं एवं उनकी सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर हमारा मुख्य चीज़ आ रही है अपक्षय। बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं में पहला पॉइंट है अपक्षय। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों को धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। तो अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन
अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपक्ष यानी अपने ही स्थान पर छुटपुट की क्रिया, अपक्ष शॉर्ट रूप में हम बोलेंगे तो ये चीज़ें, और ये अपक्ष यांत्रिक और रासायनिक रूप में अपघटित होता है। चूँकि अपक्ष में पदार्थ का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानों या तदस्थन प्रक्रिया है। क्या अपक्ष के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि हाँ तो क्यों? अपक्ष प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायु, स्थलांतरिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्ष प्रक्रिया अपितु अपक्ष मेटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न भिन्न होती है ना। अपक्ष प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है रासायनिक, दूसरा है भौतिक या यांत्रिक, तीसरा है जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। ठीक है, कल अपन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको करने हैं। ये दूसरे वाले, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे? वृहद संचलन जो वास्तविक, तीव्र, गोचर, अवगम्य है वे क्या हैं? सूचीबद्ध करना है उसको। विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनित भू आकृतिक कारक क्या हैं तथा इनके प्रभाव कार्य संपन्न करते हैं? क्या मृदा निर्माण में अपक्षय का आवश्यक अनिवार्य? 4 प्रश्न आपको करने, यानी दूसरा प्रश्न पूरा आपको करना है। धन्यवाद।